एक सेकंड रुको, क्या तुम अब भी सोच रहे हो भाई घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? और कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो रियल एस्टेट एजेंट्स, बैंक्स या आपके रिलेटिव्स कोई नहीं बताता। 2026 में ये डिसीजन, बाय अ हाउस और रेंट हाउस, ये एक घर का डिसीजन नहीं है, ये आपके अगले 20 साल का फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक गलत डिसीजन और आप 40 से 80 लाख के चक्कर में फंस सकते हो। 80 लाख यार। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा रियल नंबर्स, रियल एग्जांपल्स, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, और एक ऐसी फॉर्मूला जिससे आप 5 मिनट में खुद भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। यहाँ अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बात करते हैं रियल मनी, रियल प्रॉब्लम्स, रियल सॉल्यूशंस की। तो सीन क्या है, मेरे फ्रेंड अर्जुन ने एक 90 लाख का फ्लैट ले लिया। उसको व्हाट्सएप पे रिलेटिव्स बहुत बोल रहे थे। पापा ने कहा घर ले लो, एक इन्वेस्टमेंट है। माँ ने कहा किराए का पैसा डूब जाता है, उससे अच्छा एक घर ले लो। और अर्जुन खड़े खड़े सोच रहा है क्या EMI अफोर्ड होगी, क्या ये राइट टाइम है, रियल एस्टेट क्रैश हुआ तो मुझे किसी ने समझाया भी नहीं है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ क्या है पता है, जब भी गूगल करता है तो एक आर्टिकल बोलता है बाय कर लो, दूसरा आर्टिकल बोलता है रेंट पर ले लो, और अर्जुन वो कन्फ्यूजन में रह जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, पहला 2026 में रियल एस्टेट मार्केट कहाँ खड़ा है, दूसरा बाइंग के फायदे और हिडन कॉस्ट जो कोई नहीं बताता, तीसरा रेंटिंग का सच, क्या वो रियली वेस्ट है या नहीं, चौथा 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स, और फाइनली पांचवा 5 मिनट डिसीजन फ्रेमवर्क जो आपका डिसीजन क्लियर कर देगा। पहले बात करते हैं 2026 में इंडिया का रियल एस्टेट सीन क्या है। मुंबई में एक एवरेज फ्लैट का रेट्स क्या है, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़, और ये मैं 2 BHK की बात कर रहा हूँ। दिल्ली NCR में रेट से 80 लाख से 1.5 करोड़, बैंगलोर IT कॉरिडोर में 70 लाख से 1.2 करोड़। अब आते हैं RBI के इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग रेट्स है 7.5 से 8.5% के बीच में, मतलब 1 करोड़ के लोन पर EMI आती है 83,000। अब एक चीज़ जो बहुत लोग मिस करते हैं, रेंटल यील्ड इंडिया में 2 to 3% है एवरेज, US में वो है 5 to 6%, UK में है 4 to 5%। मतलब आप इंडिया में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पे खेलो, ना ही रेंटल इनकम पे। और यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया में प्रॉपर्टी बाइंग में सबसे बड़ा एनिमी क्या है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2024-25 में एक प्रॉपर्टी बूम आया और सब ने धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगा प्राइसेस और बढ़ेंगे। यार फोमो से लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन वो सबसे महंगा पड़ता है हमेशा। अब बात करते हैं 3 रियल एग्जांपल्स। पहला, मीट राहुल, 29 साल का लड़का, पुणे IT जॉब, 1.4 लाख की सैलरी। राहुल ने 2022 में सुना प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, अब भी ले लो, तो इसीलिए राहुल ने एक 85 लाख का फ्लैट ले लिया। 17 लाख डाउन पेमेंट, 68 लाख का लोन और 62,000 EMI पे। पहले साल थोड़ा टाइट था पर उसने मैनेज कर लिया। दूसरे साल कंपनी ने ले ऑफ किया, राहुल को 4 महीने तक जॉब नहीं मिली, बैंक से लेके EMI भरनी पड़ी और वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसने सोचा कि काश मैं रेंट पे रहा होता 20,000 के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा जो 42,000 है वो मैं SIP में डाल सकता था। आज उसका बहुत बड़ा कॉर्पस होता और वो एक्स्ट्रा जो प्रेशर था मेरे सर पे वो भी नहीं होता, और जॉब स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती। लेकिन आप बोलोगे कि राहुल का फ्लैट, हाँ उसकी वैल्यू 85 लाख से बढ़ी 1.05 करोड़, उसने उस पर प्रॉफिट कमाया, लेकिन साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेस का उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया। सेकंड, अब मिलते हैं प्रिया से। 31 ईयर्स ओल्ड, बैंक में प्रोडक्ट मैनेजर, बैंगलोर में, 1.8 लाख की सैलरी। उसने सोचा कि मैं रेंट पे रहूँगी, 25,000 2 BHK इंदिरा नगर।
बाकी पैसे 50,000 उसने SIP में डाले और कुछ इंटरनेशनल ETFs। उसने एक फॉरेन ट्रिप भी ली और उसने अपने 6 महीने के इमरजेंसी फंड भी बना लिए थे। अब 2025 में उसको एक बर्लिन की कंपनी से कॉल आया, डबल सैलरी। उसने वो जॉब ले ली क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वो सीधा अपना लैपटॉप उठा के चली गई। नो प्रॉपर्टी मैनेजर्स, नो गिल्ड। आज प्रिया का नेटवर्थ है 42 लैक्स और राहुल का 1.05 लैक्स जो उसकी फ्लैट की वैल्यू थी, माइनस 55 लैक्स की लोन, मतलब 50 लाख। रफली सिमिलर, बट प्रिया के पास फ्रीडम है और राहुल के पास एक लॉक्ड एसेट है। अब आते हैं तीसरे, अर्जुन और मीरा कपल। उनकी कंबाइंड इनकम थी 3.2 लैक्स। वो 7 साल, 2 किड्स थे, 7 साल से वही शहर में रह रहे थे, उसी ऑफिस, उसी स्कूल, कोई रिलोकेशन प्लान नहीं, और उनका जो भी नज़दीकी थे वो वही शहर में थे। 2022 में उन्होंने हैदराबाद में 1.1 CR का एक फ्लैट लिया और डाउन पेमेंट लिया 22 लैक्स का और EMI थी उनकी 78,000। ये प्रॉपर है बिकॉज उनकी EMI है 24% ऑफ द इनकम। ये 24% है, विच इज़ वेरी मैनेजेबल। उनका फैसला सही था क्योंकि स्टेबिलिटी थी, 15+ ईयर्स का हॉराइजन था, उनके पास डाउन पेमेंट था बिना सेविंग्स को तोड़े, और उनको परमानेंटली एक होम चाहिए था। मॉरल, बाइंग सही है लेकिन तब जब तुम सही बॉक्स में हो। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। एक करोड़ के फ्लैट का एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। फ्लैट 1 करोड़, फिर उस पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आती है 6%, दैट इज़ 6 लैक्स। GST 5 लैक्स। फिर उस पर आता है आपका इंटीरियर कॉस्ट, जो आप घर पे अपना फर्नीचर बनाते हो, ये पेंटिंग करते हो, वो सब का इंटीरियर कॉस्ट आपका आता है, रफली देखते हैं 10 लाख रुपये। आपकी ब्रोकरेज जो आपके ब्रोकर्स लेते हैं वो होती है 1%, मतलब 1 लाख। फिर आपके प्रोसेसिंग चार्जेस जो होम लोन लेता है वो होती है 25,000। मेंटेनेंस समझते हैं जैसे 24,000 पर ईयर, तो वो आ गया। और फिर आता है और एक चार्ज जो है प्रॉपर्टी टैक्स, वो है 15,000 पर ईयर। तो ये सब चीज़ें आती है होम लोन। अगर आप एक घर ख़रीदते हो तो एक्चुअल कॉस्ट अराउंड रफली आती है आपके 1.17 करोड़ से लेके 1.22 करोड़। अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होता है, आप 80 लाख की लोन लेते हो एट 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसके चलते आपके इंटरेस्ट जो कॉस्ट आती है वो आती है 80 लैक्स की लोन लेते हो एट 8.5% इंटरेस्ट रेट। मतलब एक्चुअल घर जो आपको पड़ता है वो होता है 1.17 लैक्स प्लस 1, दैट इज़ अराउंड 2.17 करोड़ के आसपास। ये होती है एक्चुअल कॉस्टिंग। 20 साल के लिए वो लोन है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा टूल देता हूँ, प्राइस टू रेंट रेशो, प्रॉपर्टी प्राइस। समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, रेंट है 25,000 पर मंथ, मतलब एनुअल रेंट हुआ अपना 3 लैक्स। तो फॉर्मूला ये कहता है कि प्रॉपर्टी प्राइस टू रेंट रेशो, फॉर्मूला ये कहता है कि प्रॉपर्टी प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल रेंट, ये हमें देता है PR रेशो। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने में PR रेशो हुआ अपना 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 लैक्स।
वो होता है हमारा 33। तो पी आर रेशो 33। अभी जो जनरल फॉर्मूला और जनरल स्टैंडर्ड्स जो बोलते हैं कि आपका अगर पी आर रेशो 1:15 है तो आप बाय कीजिए, अगर 15:20 है तो आप बाय और रेंट दोनों फिजिबल है। 20 और मोर तो रेंट करना ज़्यादा समझदारी है। तो ये है अपना टूल। नाउ द केस फॉर बाइंग। बाइंग के बहुत ही सॉलिड रीजंस है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट, फोर्स्ड सेविंग्स। हम इंडियंस में डिसिप्लिन की कमी है जब सेविंग्स की बात आती है। ईएमआई एक फोर्स्ड मैकेनिज्म है सेविंग्स का। अगर ईएमआई नहीं होता तो वो पैसे भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वीकेंड ट्रिप्स पे चले जाते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन हेज। ईएमआई 20 साल तक भी आपका फिक्स्ड होता है, लेकिन रेंट वो हर साल 2 to 3% से वो बढ़ता है। ईएमआई एक इन्फ्लेशन हेज है अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस। तीसरा, इमोशनल सिक्योरिटी। अपना घर वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट नहीं, किड्स की स्कूल, पेरेंट्स की कम्युनिटी, अपने आजू बाजू वाले नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, ये चीज़ें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो प्राइसलेस होती है। चौथा, टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में हो तो आपको एटीसी में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, और सेक्शन 24B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। पाँचवा, लेगेसी। ये प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चे को फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो हिडन कॉस्ट होते हैं वो कोई नहीं बताता। फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो 20 लाख तुमने 2004 में लगाए थे फॉर द डाउन पेमेंट, वो अगर तुम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते तो आज कॉर्पस होता 4.5 करोड़। सेकेंड, लिक्विडिटी ट्रैप। हाउसिंग प्रॉपर्टी इज़ अ इलिक्विड एसेट। इमरजेंसी में बेचने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं, और डिस्ट्रेस कॉल में अगर सेल किया तो 20% से ज़्यादा प्रॉपर्टी के वैल्यू नीचे मिलती है हमें। तीसरा, साइकोलॉजिकल लोड। ईएमआई एक स्ट्रेस है। ये वो इनविजिबल स्ट्रेस है जो आपकी जॉब चेंज करने की, रिस्क लेने की, स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत को तोड़ देता है। अब बात करते हैं रेंट की। भाई, रेंट का पैसा तो डूब जाता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 89,000 की ईएमआई है, पहले 5 साल में आपका 75% ऑफ ईएमआई इंटरेस्ट में ही जाता है, मतलब वो तो और भी डूब रहा है। रेंटिंग एक सर्विस है, एक लोकेशन, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जस्ट लाइक आप उबर में बैठे हो तो कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। द 5 मिनट डिसीजन फ्रेमवर्क। अब आते हैं वो फ्रेमवर्क पे जो मैं आपको दूंगा। मैं आपको 6 क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर उसमें से 5 या 6 का आंसर येस है तो बाय कर लो, अगर 4 या कम का आंसर येस है तो रेंट कर लो। फर्स्ट, क्या आप उस सिटी में 7+ ईयर्स के लिए रहना प्लान कर रहे हो? सेकेंड, क्या आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम की 35% से कम होगी? थर्ड, क्या आपके पास 20% डाउन पेमेंट रेडी है बिना इमरजेंसी फंड को खाली किए? फोर्थ, क्या आपकी जॉब स्टेबल है? फिफ्थ, क्या उस प्रॉपर्टी के रेट्स वो एरिया में फेयर वैल्यू पे है? एंड सिक्स्थ, क्या आप उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए इमोशनली रेडी हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे हो? अगर इसमें से 5 या 6 का आंसर येस है तो सीधा जाओ और बाई कर लो, वो एक सही डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स, समरी ये है कि इंडिया में 2026 में बड़े शहरों में रेंटिंग ज़्यादा सेंस बनता है, लेकिन अगर आपका पीआर रेशियो स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी है और 6 पॉइंट चेकलिस्ट क्लियर है तो बाइंग बिल्कुल ही सही डिसीजन है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं, ये उनका लाखों का फ़ायदा कर सकता है। सीरियसली, एक क्लिक और उनका जेन्युइनली बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर ये चैनल आपको सीरियसली हेल्प करती है तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जय हिंद।